गुजरात की खबरों के चैनल महागूंज समाचार। राधे कृष्ण सर। राधे कृष्ण। आप मिस्टर मोहन कृष्णन, नेशनल एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट ऑल ओवर इंडिया। यस। आपने आज तक बहुत सारे एंटी करप्शन के काम किए हैं, लेटर्स लिखे हैं, जितने भी करप्शन के केसेस आए हैं उन सब में लोगों की मदद की है। आगे तक आप ट्विटर्स के ऊपर करते हैं, आप हर तरह से इसे हैंडल करने की कोशिश करते हैं। आपकी एक बहुत अच्छी भावना है कि आपने इस सब के अंदर पैसे कमाने का एक जरिया नहीं ढूंढा है, आपने इनफैक्ट लोगों की मदद करने का और क्राइम को रोकने का एक राह चुनी है। बराबर। आपको देखकर, घर को देखकर बिल्कुल ऐसे नहीं लगता है कि आपने यहाँ से लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं इलेक्शंस और मिनिस्टर्स या किसी भी एंगल से पॉलिटिक्स क्या बोले कनेक्शंस आपके होंगे। आपके ये भावना क्यों आई आपके अंदर कि मुझे क्राइम से लड़ना है? पर्सनली 1989 से मैं डिंडोशी पुलिस स्टेशन के खिलाफ एक भूख हड़ताल में बैठा था। वहां से मेरा स्टूडेंट एक्टिविटीज में था। मैं इनिशियली नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के मैं जिला अध्यक्ष था। स्टूडेंट का जो कांग्रेस के जो विंग है स्टूडेंट विंग, उसमें मैं जिला अध्यक्ष था NSUI में। वहां पर मेरा कुछ इशू हो गया। यहाँ पर यहाँ के जो लोकल डांस बार वाले थे उनके साथ में मेरा कुछ उचक हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया। फिर पुलिस में जाके मैं दाग दिया, पुलिस में मैं लेटर डाला, कंप्लेंट डाला, तो पुलिस ने सुना नहीं। तो उसके खिलाफ निरंतर प्रयास करने के बाद मैं भूख हड़ताल का एक 21 दिन का नोटिस दिया। 21 दिन का नोटिस देने के बाद मैं भूख हड़ताल में बैठ गया पुलिस स्टेशन के सामने। तो वहां से जो मेरा शुरू हो में आपने ये शुरू किया? हाँ, वहां से हड़ताल। हाँ, भूख हड़ताल बैठा। तो 3 दिन के लिए बैठा। आपने की थी? 3 दिन के लिए बैठा था उधर, डे नाइट। उसके बाद मेरा BA देसाई आके मेरा बुक जो MP इलेक्शन था तभी चालू। हाँ। तो BA देसाई मेरा जूस देके मुझे रात को आके जूस देके पूरा मीडिया को लेके आके उसने मेरा भूख हड़ताल को तोड़ा 3रा दिन। उसके बाद फिर मैं उसको पूछ रहा था कि सर मेरा जो इश्यू था जिसके लिए मैं बैठा था, तो बोला नहीं, आप इलेक्शन के टाइम में बैठे थे, आपको हिम्मत कैसा पड़ा, आप स्टूडेंट्स यूनियन में रह के हम कांग्रेस के आपको आपके ऊपर एक्शन ले लेगा, तो आप मेरे पास अभी आप कोर्ट में जाओ। तो मतलब मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठा था, आपने मेरा आपके मुद्दा को पूरा तोड़ दिया। फिर उसी टाइम में मैं राम नाईक को अप्रोच किया और राम नाईक ने उस टाइम पे जो अभी गवर्नर करके रिजाइन हो गए, राम नाईक हमारे उत्तर मुंबई के खासदार थे। तो राम नाईक ने उस टाइम के जो न्यूज़पेपर्स थे, तरुण भारत, निर्भय प्रतीक, इसमें सब हेडलाइन डाला कि मैं 100% 100% जीतूंगा क्योंकि मोहन कृष्णन मेरे साथ है। ऐसा न्यूज लगाया और BA देसाई का डिपॉजिट जब्त हो गया उस टाइम में। राम नाईक 5.5 लाख से जीत के आया। और जो आपका मुद्दा था वो सॉल्व हुआ था? हाँ, वो मुद्दे पे ना मैं आगे बढ़ते गया। ओके। वो आगे बढ़ते गया और उसके बाद फिर मैं रुकता ही नहीं था। मतलब मुझे वो लोग बोल रहा था कि तुम्हारा जो गैरेज, जो डांस बार, बियर बार वाले लोग, जो यहाँ के रसूखदार लोग हैं, वो डांस बार वाले लोग मिलके, 4-5 होटल वाले लोग मिलके मेरा वो ऑटोमोबाइल का जो मेरा गैरेज था वो कब्जा किया था। तो वो लोग ने ताला तोड़ दिया, चाबी मेरा लगाया, मेरे को हाथ जोड़ के बोला कि तुम्हारा कब्जा तुमको मिल गया है, पुलिस ने तुमको कब्जा दिलाया, तुम उठो इधर से। मैं उठने को तैयार ही नहीं था। मैं बोला मेरा मुद्दा वो है ही नहीं, अब समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं आप लोग के खिलाफ, आप जो मेरे को ये जगह पे बिठा है ना भूख हड़ताल पे, अभी मेरे को उसके अंदर बड़ा करना है। तो मुझे वो मेटीरियलिस्टिक नहीं था कि मैं ये भूख हड़ताल बैठा वो ऑटोमोबाइल गैरेज के लिए। आज तो उधर रोड वाइडनिंग हो गया, हाईवे बन गया, मुझे उसका कुछ कॉम्पनसेशन मिला नहीं है, मेरा असेसमेंट टैक्स सब लगा हुआ है, मैं गया भी नहीं भीख मांगने को गवर्नमेंट के पास। उधर से मैं जो पीछे पड़ा ना, फिर मैं एक एक्सपर्टाइज ले लिया इस चीज के अंदर। कुछ भी चीज बुराई चल रहा है मेरे पास ही लोग आते थे। डांस बार चल रहा है, सुबह देर रात तक चलता है, मटका ऑपरेशन चल रहा है। उस टाइम के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे गोपीनाथ मुंडे, उन्होंने मुझे 27 लेटर दिया। ऑल डांस बार, मटका डांस, जितने बड़े बड़े इश्यूज थे वो सब उस टाइम में करंट पेपर में हेडलाइन डालता था, दिल्ली न्यूज़पेपर करंट में पेज 1 स्टोरी आता था। और ये पूरा प्रयास जो था, मटका डांस जैसा RR पाटिल डांस बार के लिए फेमस है, RR पाटिल ने डांस बार बंद किया, उसी तरह से गोपीनाथ मुंडे ने मटका ऑपरेशन महाराष्ट्र में बंद किया। उसके अंदर जो मुहिम है, उसके अंदर जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स है, और मटका ऑपरेशंस में तो मैं जाके चिट्ठी जमा करता था। वो मटके का चिट्ठी जो फेंकता था मटका के बाहर, वो चिट्ठी इसको जमा करता था। और 15 अगस्त को और 26 जनवरी को
सब जगह पे बंद है, लेकिन मटका चालू है, ऐसा मुद्दा बनाया। एशियन एज में मैं स्टोरी डाला। ये कौन से साल की बात बता रहे हैं आप? ये 2009 2010 की बात है। 2009-2010 तक मटका ये सब काम होते थे। हाँ, होते थे। और इन सबको बंद करने में आपका पूरा हाँ, मैं इनका अर्थी, पुलिस फिर चिढ़ गया मेरे ऊपर, क्योंकि इनका इनकम जो है डांस बार से, मटका ऑपरेशन, ये तो हुक्का पार्लर है, अभी ये क्लब्स चलता है, पब चलता है, 5 स्टार कल्चर आ गया है। अभी तो डांस बार से ज्यादा पबिंग चलता है, पबिंग सब अच्छे अच्छे रेस्पेक्टेबल फैमिलीज के यंग जनरेशन वहां जाता है, और फिर उधर पिकअप जॉइंट भी है, मतलब यू कैन टेक आउट, पटाओ, इस तरीके का बहुत ज्यादा चल रहा है। तो उधर भी लोग अंदर जाते हैं, पूरा जेब खाली करके आता है। तो इस तरीके का काम चलता है। पब, ये हुक्का पार्लर, जीआर निकला है, हुक्का पार्लर टोटली बैन होना चाहिए, लेकिन हुक्का पार्लर चल रहा है। हमारे इधर तो कम से कम 100 हुक्का पार्लर्स मलाड वेस्ट हमारे एरिया में है ना। मैंने हुक्का पार्लर्स का पूरा लिस्ट बना के दिया था। हुक्का पार्लर्स ने किसे दिया था आपने लिस्ट? गवर्नमेंट को दिया था, उस टाइम का जो उप मुख्यमंत्री थे, जब फडणवीस। क्या एक्शन हुआ? एक्शन तभी लिया, फिर वो रेज्यूम हो जाता है। एक्शन लेने के बाद क्या होता है, कंटिन्यूस उसके ऊपर हम लोग क्या, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, हमारा एक ही काम थोड़ी हुक्का पार्लर के पीछे ही पड़ेगा। हमने वो करके छोड़ा, हमने ऊपर तक जांच बिठाया, हमने पेपर में। हुक्का पार्लर्स बंद नहीं हुआ, और उल्टा उसमें जीआर लगा हुआ है, हुक्का पार्लर्स बंद होना चाहिए। हुक्का पार्लर का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट का ये रेजोल्यूशन है, हुक्का पार्लर शुड बी बैंड। फिर उसके बाद में क्या हुआ सर? मतलब हर तरीके का जो ज्यादा करके, कुल मिलाकर आपकी लाइफ, आप एक अच्छे भले, आपने अपना एक गैराज खोल रखा था, आपकी जिंदगी अलग, मैं एयरलाइंस, और अब आपकी जिंदगी अलग। मैं इंडियन एयरलाइंस में जॉब पे था, 2 साल में इंडियन एयरलाइंस में था। लेकिन ये उसी पीरियड में ये सब हो गया मेरे साथ में, और फिर मेरा पूरा ट्रैक ही इस तरफ चला गया। और आपकी जिंदगी ने आपको क्राइम प्रिवेंशन काउंसिल हेड बना दिया। हाँ, और तो बन गया। खुद का एनजीओ स्टार्ट किया। और आपने अपने एनजीओ में कितने साल से आप अपने एनजीओ को चला रहे हैं? मेरा 1987 का एनजीओ है, मैं 94 में ज्वाइन किया। ओके, 30 साल हो गया एनजीओ। तो इसमें तो आपने बहुत सारे केसेस लड़े, बहुत अनगिनत, और कम से कम डोमेन में 20,000 के ऊपर लेटर थे मेरे। आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे पॉलिटिकल करियर्स के। हाँ, पॉलिटिशियंस। हाँ, मैं इसमें, मेरा जेल का भी यात्रा हुआ, मेरे ऊपर 9 केस हुआ। 9 केस हुआ। तो लोगों को लगता था कि किसी के ऊपर बेकसूर है तो 1 केस 2 केस, 9 केस कैसा हो गया मेरे ऊपर। तो 9 केस के अंदर हाई कोर्ट में जाके एक एडवोकेट को पकड़ के हाई कोर्ट में सिंगल पिटीशन, सब में 9 पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट में, और डे टू डे का ऑर्डर लेके आया। डे टू डे ऑर्डर लाने के बाद बोरिवली कोर्ट के मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दिया। मजिस्ट्रेट ने देखा, उसमें लिखा है कि अगर हो सकेगा तो प्रीपोन करो, अगर डेट अप्रैल का है तो उसको प्रीपोन करो एंड ड्यू टू डे चालू करो। हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच का ऑर्डर है, क्रिमिनल साइड का। बोरिवली कोर्ट का मजिस्ट्रेट ने सीधा तारीख दे दिया 5 महीने का। तो मैं मेरा लॉयर को बोला, बोलते नहीं वो इज अ मजिस्ट्रेट, उसके खिलाफ आप जा नहीं सकते। मैं बोला नहीं सर, मैं जा रहा हूँ। मैं दोपहर को एक एप्लीकेशन बनाया, कोर्ट फी स्टैंप लगाया, मैं बोला सर आई एम इशूइंग कंटेम्प्ट अगेंस्ट यू। मैं बॉक्स में गया, मैंने दिया, ऐसा मेरे को देखा और बोला कि आप मुझे कंटेम्प्ट करेगा। मैं बोला आपको कंटेम्प्ट करेगा। आपने ये वाली बात हाई कोर्ट के जज से कही थी? नहीं, बोरिवली कोर्ट के, हाई कोर्ट का ऑर्डर था। तो वो जो जज था ना, वो जो जज मजिस्ट्रेट था ना, उसने बोला, उसने पीपी को बोला की मोहन कृष्णन मला कंटेम्प्टचा नोटीस दिलेला आहे, आता तुम्हाला काय करायचं आहे, अगर आपको अगर ये मैटर में आगे नहीं बढ़ना है अगर, तो आप मेरे को लिखित रूप से दो, मैं हाई कोर्ट को सबमिट करेगा। और बोला मेरा एडवोकेट किधर, आपका एडवोकेट किधर है? मैं बोला बाहर है। तो उसको बुलाओ, तो किशोर जोशी को बुलाया, मेरा सीनियर एडवोकेट है। उनको बोला कल से दोपहर को 3 बजे आप यहाँ से हिलना नहीं चाहिए, आपका कोई भी कोर्ट का मैटर रहेगा आप 3 बजे इधर पहुंचना चाहिए, रोज दोपहर को मैं इनका केस चालू कर रहा हूँ। तो बोला ओके, नहीं तो मैं आपके ऊपर कंटेम्प्ट करेगा। इस तरीके से मेरा केस चालू हो गया। अगला दिन से रोज 3 बजे को हियरिंग होने के बाद मुझे एक केसेस के अंदर मुझे बोला कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन का कॉपी आपके पास है, आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपके पास है? बोला है। तो आप वो मेरे को सुबह में 10:30 बजे मेरे चेंबर में पहुंचा दो। तो मैंने स्पाइरल बाइंडिंग बनाया, कम से कम 2000 पेजेस का था। मैंने 4 सेट बनाया, एक पीपी के लिए, एक मेरा एडवोकेट के लिए, एक मेरे लिए और एक ऊपर का जज के लिए। 4 सेट बनाए, सुबह जाके उसको 10:30 बजे दिया। मेरे सामने मेरा लॉयर गया अंदर, लेफ्ट में गया, अंदर जाके दिया, बाहर आया, फाइल नहीं था। मैं बोला समझ गया, अंदर दे दिया।
3 बजे को जब चालू हो गया, कोर्ट बोलने चालू किया कि आई फेल टू अंडरस्टैंड ये ऑर्गेनाइजेशन चल कैसा रहा है, इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये चल कैसा रहा है। मैं आप लॉयर लोग को पूछ रहा हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, तो मैं इनके ऊपर पुलिस कमिश्नर को मैं लेटर देने की सोच रहा हूँ, ये संसद चल कैसा रहा है। अब ये जब हो रहा है ना, ये डिक्टेशन ऑफ जजमेंट है, बहुत सेंसिटिव। उस टाइम में लॉयर का आर्ग्यूमेंट हो गया, अभी खाली जजमेंट का शुरुआत में वो स्टार्ट किया, मैं खड़ा हो गया उधर। मतलब सर मेरा ऑर्गेनाइजेशन का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन मैं आपको दिया सुबह 10:30 बजे। बोला किसको दिया? मैं बोला आपका चेंबर में मेरा एडवोकेट, वो मेरा एडवोकेट सो रहा था, उसको उठाया, बोला सर मेरा बैंड बज रहा है, ऐसे ही बोला। वो जो अमित शाह का लड़का ने दिखाया ना ऐसा, वैसा मैंने कोर्ट में किया। बोला सर मेरी बैंड बज रही है, उठो। तो लॉर्डशिप करके खड़ा हो गया मेरा लॉयर। फिर उसने पूरा स्पाइरल बाइंडिंग, बोला सर आई हैव लेफ्ट इट। इंटरप्रेटर को पूछा वेयर इज दैट फाइल, वो बोला तिकडे ठेवलेले आहे। बोला घेऊन ये। फिर वो लेके आया फाइल, वो पढ़ा 1 घंटा कोर्ट साइलेंट, पूरा पढ़ के मुझे देखते जा रहा था। बाद में उसने सब में मुझे एक्विटल दे दिया, एब्सोल्यूट ऑर्डर, नो एविडेंस। आपको नहीं लगता कि ये जो कोर्ट के लिए हम कहते हैं कि कोर्ट में न्याय देर से मिलता है, आपने तो हमें सीधा एक आसान सा ये वाली बात बता दी कि हमें कोर्ट से न्याय स्लो क्यों मिलता है? क्योंकि कोर्ट में अंदर काम करने वाले लोग ही तरीके से काम नहीं देखो करते। आज के तारीख में एक फैक्ट है, अगर आप फेस वैल्यू लॉयर के पास जाएंगे तो आपका केस बोर्ड पे आएगा, लिस्टिंग पे आएगा, बोर्ड पे आएगा ही नहीं। फेस वैल्यू लॉयर अनिकेत निकम, नितिन सतपुते, ये सब फेस वैल्यू लॉयर्स है। इन लोग को कोई कंप्यूटर सेक्शन में सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, नहीं वहां पर सेटिंग लगता है, 10-12 15,000 खर्चा होता है। मेरा लॉयर एडवोकेट कुंजूरामन फेस वैल्यू वाला था, लेकिन वो क्लाइंट से लेता था 15,000 की सेटिंग करना पड़ेगा बोर्ड पे लाने के लिए। इस तरीके का कंडीशन है। बाकी सब बात तो सही है, आप अपने लॉयर के बारे में भी बोल रहे हैं और वो भी क्या न्यूज में बोल रहे हैं। हाँ बोल रहा हूँ, मुझे लॉयर भी बोलता है ये सब सच बोल रहे, तो सच बोल रहा हूँ। तो कुछ भी जो बता रहा हूँ सच ही बता रहा हूँ, क्योंकि आम आदमी को पहला तो हम लोग बोलते थे 50% हमको वी हैव रिलीफ वी कैन गेट फ्रॉम हाई कोर्ट, अभी तो 2% भी नहीं है, यू आर नॉट गेटिंग रिलीफ फ्रॉम द हाई कोर्ट। फ्रॉम द हाई कोर्ट। ऐसा क्यों सर? नहीं, यू आर टुडेज जुडिशियरी इट्स गोइंग एट स्नेल स्पेस। पहला तो मजिस्ट्रेट कोर्ट तारीख चलता है। अभी आपको मैं बताता हूँ, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट में एक लड़की का बलात्कार का मैटर गया था, माइनर लड़की का, उसका 4 FIR दर्ज हुआ है। चारों FIR को जोड़ के हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया मेरा एडवोकेट, फेस वैल्यू वाला लॉयर, जिसको चार्जेस दिया हम लोग, 1 लाख रुपया उसको दिया। हाई कोर्ट में गया, कोर्ट एक तो कोर्ट जो रहता है ना, बैठा रहता है ना, उसका अगर कुछ, मेरा जो केस था ना उसके पहले कोई केस में उसका दिमाग खराब हो गया था, एडवोकेट सुन नहीं रहा था, वो गुस्से में नेक्स्ट में हम लोग बलि का बकरा बन गया। नेक्स्ट आया मेरा मैटर, जो लड़की का मैटर है, वो देखा 1 साल का तारीख, मेरा एडवोकेट मेंशन कर रहे सर दिस इज अ इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ पॉस्को मैटर 4 गैंग रेप्स, इट्स अ गैंग रेप, डोंट मेंशन अदरवाइज आई विल डिस्पोज। कोर्ट बोल रहा है उसको। कौन थे वो जज? वो जज वो टाइम के थे, वो देखना पड़ेगा कौन है। अच्छा, अब तक तो रिटायर भी हो चुके। हाँ नहीं ये अभी हुआ 2019 का, क्या रिटायर हुआ, 2019 का मैटर है। 2018 में पिटीशन फाइल किया, सीधा 1 साल का तारीख दिया, और मेरा एडवोकेट में बोला सर मेंशन तो करना चाहिए, बोला मैं मेंशन कर दिया, मेंशन किया। हाई कोर्ट की बात कर, हाई कोर्ट डिवीजन बेंच। तो ये जो है ना कुछ चलता नहीं है कुछ ओवरऑल। अच्छा, और एक बहुत सारा जजमेंट्स पास होता है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का बहुत सारा जजमेंट्स पास होता है। मैं अगर बोलूंगा मुझे नहीं मालूम जजमेंट्स पास हुआ है, मैं एक ले मैन हूं। अगर पुलिस बोलता है कि हमको ये जजमेंट्स का बारे में मालूम नहीं है, तो फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस क्या कर रहे हैं? ऐसा जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पास होता है उसको पूरा सर्कुलेट करना चाहिए कंटिन्यूस सब पुलिस स्टेशन में। अभी कैमरा का है पुलिस स्टेशन में, अगर आप जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में, आपको पुलिस वाला आपका काम अच्छी सही तरह कर रहा है या सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, इसका आप मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर सकता है। पुलिस क्या करता था, हमारे ऊपर उल्टा केस करता था 353 ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम डूइंग हिज मैंडेटरी ड्यूटी। इस तरीके का ऑफेंस में हमको 353 में ले लेता था कि आर्ग्यूमेंट किया, आंख पे आया, कुछ भी बना देता था FIR। आज की सर डू यू हैव टू से एनीथिंग अबाउट एनिमल क्रुएल्टी? क्या आपके एरिया में एनिमल क्रुएल्टी हो रहा है? देखो मेरे कॉलोनी में एनिमल क्रुएल्टी वे बैक इन 2012 हुआ था, जहां पर मेरा सेक्रेटरी जो था उसने बाहर के धारावी के लोगों को लेके आके
प्राइवेट टेम्पो में कुत्ते लोग को पकड़ पकड़ के लेके जा रहा था। कितने कुत्ते थे? टोटल उस टाइम में 45 कुत्ते थे, वो पकड़े थे, और उसने बोला था मैं 100 रुपया पर कुत्ते का चार्ज कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा बाजू का सोसाइटी का बोल के गया उसके पास, और हम लोग ने कैमरा में उसको पूरा रिकॉर्ड कर लिया। उस टाइम में एक एनिमल एक्टिविस्ट, एनिमल वेलफेयर ऑफिसर साथ में था, उसने गुना दाखिल किया, मैं विटनेस बना। फिर सेक्रेटरी के ऊपर FIR हुआ, धारावी के मद्रासी लोगों को सबको अरेस्ट किया, 2 महीना जेल में था, बिकॉज ये मैटर असेंबली में चला गया। क्योंकि वो लड़के ने क्या बोला, किधर लेके जा रहे कुत्ते को, बोला हम लोग देवनार लेके जा रहे हैं। उसको 2 एंगल में जाते हैं, एक देवनार कुछ जगह होगा उधर डालने के लिए, देवनार में काटने को जाते हैं। अरे बाप रे। तो उस टाइम में मीडिया में न्यूज ऐसा आया कि ये BMC कैंटीन में उस टाइम में मटन बंद कर दिया। उस टाइम में इतना पेपर में आया कि BMC स्टॉप नॉनवेज, बिकॉज हमने ये आरोप लगाया कि आप खा तो रहे चिकन, गले में अटकेगा कुत्ते की हड्डी। तो दिमाग एक राइट वाला, मतलब पब्लिक के अंदर एक अफरा तफरी हो गया उसके वजह से। वगैरह कुछ है कोई? बहुत पूरा फाइल है, पूरा फाइल है आपके? पूरा फाइल है। ओके। अच्छा, वो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ ना, वो इंसिडेंट के वजह से पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाने की वजह से, मीडिया हाइप होने की वजह से, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स जैसा पेपर में आर्टिकल्स आया, तो वो लोग अरेस्ट होके 2 महीना 3 महीना वो लोग, धारावी के मद्रासी लोग सब अंदर था जेल में। फिर छूट के आने के बाद मेरा जो कंप्लेनेंट है वो विटनेस में आया नहीं। मेरे को मेरा लॉयर ने, जो उसका लॉयर था, उसने बोला सर आपके पर 9 केसेस है, तो हम लोग कोर्ट को बता देंगे आपका 9 केसेस है। Doesn't matter। फिर नहीं। उसके बाद में देवनार में क्या हुआ था? तो देवनार में तो फिर वो कुत्ते लोगों को तो मैं इधर ही छुड़ा दिया सबको, वो गाड़ी में से निकाला, पुलिस को सीज किया पुलिस ने आके। हाँ, दूसरा एक इंसिडेंट है जो हमारे कॉलोनी में, हमारा एक रहवासी है, एक फ्लैट ओनर है, विनोद शेलार करके, एक बीजेपी पॉलिटिशियन है। वो विनोद जी शेलार, आशीष जी शेलार के बड़े भाई है। ओके सर। हाँ, तो विनोद शेलार जो है ना, वो इधर से इलेक्शन खड़ा रहने वाला था। हमारा कॉलोनी 35 बिल्डिंग का 569 मेंबर्स के कॉलोनी है। अच्छा। उसमें पर फैमिली में अगर तुमने 4 मेंबर भी ले लिया तो तुम्हारा आंकड़ा वो बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। 2000-2500 का वोटर है इधर। उसने यहाँ के लोगों को क्या बोला, मैं यहाँ के इलेक्शंस में खड़ा हूँ, मुझे बीजेपी का टिकट मिल रहा है, अगर मैं जीत गया मैं पूरा कॉलोनी को जानवर मुक्त कर देगा, मतलब स्ट्रे डॉग्स रहेगा ही नहीं कॉलोनी में, स्ट्रे डॉग्स रहेगा ही नहीं कॉलोनी में। तो जीत के आया, पब्लिक ने, ये वाली बात पर स्ट्रे डॉग्स वो जीत गए। पब्लिक ने आंख बंद करके बोला हमारा कॉलोनी का आदमी इतना बड़ा प्रॉब्लम। ठीक, बहुत सारे लोग हैं जो रात को कुत्ता भौंकते हैं, किसी के पीछे जाते हैं, तो बहुत सारा लोग माइंड में बिठा के रखा है कि हमको जानवर नहीं चाहिए। बहुत सारा हाई राइज सोसाइटीज जो अभी US से NRI लोग आते हैं, उनको उधर अमेरिका में सब जगह पे जानवर दिखता नहीं है, तो इधर आते हैं तो वो कल्चर लेके आता है इधर। NRI कॉम्प्लेक्स में ये सब है ना, कुत्ता एक भी दिखना नहीं चाहिए कॉलोनी, और वो पॉटी के लिए उसके लिए बैग लेके घूमो, इस तरीके का रूल इंडिया में नहीं चलता है। तो वो मेंटेलिटी लेके कुछ लोग है हमारे कॉलोनी में, जिन लोग ने ये ऐलान किया कि हमको नहीं चाहिए, तो वो कोई नोबडी वाज रेडी टू बेल द कैट। बिल्ली का गले में घंटी कौन बांधेगा? तो ये मिल गया, इसने इलेक्शन का पॉलिटिकल एजेंडा में ले लिया, और उसने बैनर भी लगाया। वो जब उसने ये किया IDA के साथ, इन डिफेंस ऑफ एनिमल्स करके, गोवंडी में एक हॉस्पिटल है, गोवंडी में हॉस्पिटल में उसने टाइप करके, वहां से गोवंडी से गाड़ी आया, BMC का गाड़ी आया, तो BMC वाले का गाड़ी में वो ये नहीं हो रहा था, उसमें पकड़ने नहीं हो रहा था, कुत्ते 14 एकड़ में भाग रहा था, और कुत्ता इंसान से फास्ट है, तो हाथ में नहीं आ रहा था। तो ये लोग ने फिर डाटिंग गन यूज किया, डाटिंग गन से सब कुत्ते लोगों को डांट किया। कुत्ता थोड़ा आगे भागने के बाद फिर बेहोश हो जाता था, फिर पकड़ के उसको गाड़ी में लेके आके हमने उस टाइम में की ना 40-45 और था, 47 कुत्ते थे, सबको लेके गया। मैं उसमें सहभागी हो गया, डाटिंग के टाइम में मैं हेल्प किया मेरा गाड़ी से। BMC का गाड़ी में एक स्मेल आ रहा था जिसकी वजह से लोग भाग रहे थे, और मेरा गाड़ी प्राइवेट गाड़ी है करके मैं मेरा गाड़ी में लेके आके मैं उसमें काउंट किया। काउंट करने के बाद कुत्ते लोग गया, जाने के बाद मैं उनसे इंटरेक्ट किया, तो बोला 10 दिन में आ जाएगा। तो कॉलोनी में कुछ लोग बोलने लगा ऐसा कैसा आएगा, शेलार जी ने तो बोला है एक भी कुत्ता नहीं आएगा कॉलोनी में। बोला ऐसा कैसा बोल रहे हो? फिर देखा तो सब कुत्ते आए और सबके सब मर गए। तो मैंने इसमें सबके सब मर गए, वो चक्कर होके गिर के सब मर गया। अंदर बांस मार रहा है कॉलोनी पूरा, एक साथ में 7-8 कुत्ता, 10-10 कुत्ते मर रहे, सबको ये लोगों ने इधर गाड़ दिया सबको। मैंने इसका जांच बिठा दिया, तो म्युनिसिपल कमिश्नर ने IDA को लेटर भेजा, इन डिफेंस ऑफ एनिमल्स को, कि आप इसके अंदर जवाब दीजिए, आपने स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम किया था, कैसा कुत्ते मरे। तो उन लोग ने ना
दिलगिरी व्यक्त किया। ये क्या होता है? दिलगिरी बोले माफी मांगा उन लोग ने, बोला हमारे से ह्यूमन एरर हो गया। किससे मांगी माफी? म्युनिसिपल कमिश्नर से। सर कितने कुत्ते मरे होंगे कम से कम? 47 कुत्ते मरे हैं, जितने ले गए थे सारे के जितने सारे सब के मर सब गए। मर गए। ओके। अच्छा, उसके बाद वो उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर है कि ये ह्यूमन एरर हो गया। जो मैनेजर था आईडीए का, वो एक रिटायर्ड आर्मी वाला था, उसको इसने अंडर द टेबल पैसा दिया और पैसा देने से ये काम हो गया। और वो कुत्ते मरने के बाद हमारे कॉलोनी में कम से कम 2-3 साल तक एक भी कुत्ता दिखता नहीं था, कॉलोनी में कुत्ते ही नहीं थे। फिर बाद में फिर इधर उधर से कुत्ते लोग आने लगे, फिर अभी तो वापस है, अभी का 20-25 कुत्ते हैं हमारे कॉलोनी में। तो ये उसने एक अच्छा, उसके अंदर मैंने जो जांच बिठाया, म्युनिसिपल कमिश्नर रिपोर्ट आने के बाद वो जो डिक्लेरेशन किया, तो मैंने इसमें बोला ये कॉर्पोरेटर का इसमें ये करो, ये क्रूएल्टी में इन्वॉल्व है। तो पुलिस ने मुझे स्टेटमेंट के लिए बुलाया, मेरे पास वो लेटर भी है, पुलिस ने उसमें लिखा है नगर सेवक के खिलाफ आपने जांच बिठाया। और मेरा रिपीटेड में कंप्लेंट डाल रहा था। एक बार उसने अटेम्प्ट, उसके प्रति उस आपके एफआईआर के ऊपर पुलिस ने क्या एक्शन लिया? नहीं उसमें एफआईआर नहीं किया, उसने मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया पुलिस ने। आपके स्टेटमेंट के ऊपर पुलिस ने क्या एक्शन? कुछ एक्शन नहीं हुआ। फिर मैं जांच पे जांच, अभी मेरा 2021 में भी मैंने मेनका गांधी से लेके सबको ऊपर तक मैंने लेटर डाला है कि कॉलोनी में एक आडा करके प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर एनिमल हेट्रेड का मैसेजेस आ रहा था, जिसको जिसको कुत्ता पसंद है तुम्हारे घर में जाके रखो, घर में फीडिंग करो, इस तरीके का। फीडर लोग तो कॉलोनी में खिलाने को ही डर गया। मैं तो मेरा घर के बाहर खिला रहा हूँ, मेरे को कोई रोकता नहीं है उसमें, लेकिन इस तरीके का अप्रोच रखा है। ये एनिमल हेट्रेड कैंपेन चलाया। आपने लेटर लिखा मेनका गांधी जी तक, वहां से भी आपको कोई भी नहीं। क्या जवाब नहीं मिला? नहीं, और मेरा जोड़ पत्र है सब। हाँ नहीं इसकी कोई FIR नहीं, मेरा तो मेरे पास पुलिस का जो मेरे को बुलाया था ना, वो पुलिस का एक ऑफिशियल लेटर है जो मुझे स्टेटमेंट के लिए बुलाया था, और उसमें मेंशन्ड है कि ये नगर सेवक विरुद्ध तकरार के लिए। डोंट यू थिंक सो कि आप कोई भी स्टेटमेंट देते हैं पुलिस में, एफआईआर देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, या आप कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं, तो पुलिस के लिए मैंडेटरी नहीं होता है कि उसके प्रति एक्शन लिया जाए? देखो ऐसा नहीं, मैं बताता हूँ, पुलिस जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है ना, जब अपना साइन लेता है ना, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। वो प्रिंटर से बाहर निकला नहीं, अपना स्टेटमेंट ले लिया, अपने को पढ़ने को दिया, बताया अंदर कंप्यूटर में देखो ये बराबर लिखा है ना। अभी हम लोग उसको फॉरवर्ड करेंगे अंदर से सीनियर्स को, फिर वो अगर ओके करता है, फिर हम लोग प्रिंट आउट निकालेंगे, तभी आपको कॉपी देगा। तो क्या ये पुलिस के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो आपने जो स्टेटमेंट दिया, जो भी उन्होंने किया, तो उसके ऊपर वो एक्शन ले? देखो मैंडेटरी का प्रोविजंस क्या है, ऐसा तो बहुत सारा जजमेंट्स भी है। वंस अ स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड, विदाउट वेस्टिंग अ मिनट इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, द करेक्टनेस, the truthfulness or the genuinity of the statement recorded need not be considered by the investigator, by the officer who is recording your statement। मतलब जो स्टेटमेंट जो दे रहा है आप, कोई आपके मन में कुछ मोटिव है क्या, या वो जेन्युइन है क्या, या करेक्ट है क्या, ये पुलिस को देखने की जरूरत नहीं। स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिया, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एफआईआर दर्ज करो, बाद में तुम इन्वेस्टिगेशन में A-B-C समरी फाइल करो ना। A बोलेगा तो ट्रू बट अनडिटेक्टेड, B समरी बोलेगा तो टोटली झूठ, C बोलेगा तो क्लोजर रिपोर्ट। तुम्हारे पास टाइम है ना 3 महीने का, तुम अरेस्ट भी करने का तुम्हारा डिस्क्रिशनरी पावर्स है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोल नहीं सकता है। इन दैट केस आपके जो भी स्टेटमेंट्स लिए गए थे, उनमें से किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया आज तक? तो सर आज आप चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को आप क्या संदेशा देना चाहेंगे, और क्या किस तरह की कार्रवाई की आप मांग करना चाहेंगे? देखो अभी ये सब लिमिटेशन पीरियड में किया ना, इसके बारे में देखो, अभी ये पर्टिकुलर ऑफेंस जो है ना, जो हुआ है, इधर इंसान का जब मर्डर होता है ना, ये तो मर्डर कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, इंसान का मर्डर होता है उसको 20-20 साल लगता है जस्टिस मिलने को। इधर मुझे अपेक्षा कुछ नहीं है, लेकिन मैं अर्जी डाल रहा हूं, मेरा दरख्वास्त है, मैं पेपर में छापता हूं, मैं प्लेटफॉर्म यूज करता हूं इस चीज को उजागर करने के लिए। ये इतना बड़ा हादसा हमारी कॉलोनी का 4 दीवारी के अंदर दफन हो गया, ये जो इतना बड़ा हुआ, इतना सब चीज हुआ, लेकिन दफन हो गया। या उस टाइम में मैं प्रॉपर उस पर्टिकुलर, जैसा कुछ रिपोर्टर्स है टाइम्स ऑफ इंडिया के, ऐसे रिपोर्टर्स है जो एनिमल के ऊपर बहुत सारा स्टोरीज डालता है, जैसा टाइम्स का विजय सिंह है, वो अच्छी तरह से स्टोरी कवर करता है। तो मुझे वो कांटेक्ट नहीं था उस टाइम पे, तो मैं मीडिया में डालने की कोशिश किया, तो इतना मीडिया में नहीं आया ये इंसिडेंट जहां पर जानवरों को मारा पॉलिटिकल एम्बिशन के ऊपर। उसी तरह से वही आदमी एक दिन 2021 में कुछ अर्जेंट काम से नीचे आ रहा था बिल्डिंग में, वो अभी 1 बेडरूम हॉल किचन में से 4 बेडरूम हॉल किचन में शिफ्ट हो गया। अंदर ही अंदर नगर सेवक होने का
1 साल के अंदर वो बड़ा फ्लैट में शिफ्ट हो गया। 2,70,00,000 का फ्लैट लिया, इधर 40 लाख में बेचा, उधर 2,70,00,000 का कौन फ्लैट। है ये? विनोद शेलार। ओके। हाँ, तो उसने उसके बिल्डिंग में एक नाग आया था, बिल्डिंग के नीचे खड़ा था नाग, और नाग हटने को तैयार नहीं, और पब्लिक वहां जमा हो गया, नाग जगह पे ही खड़ा था। वो बिल्डिंग से गड़गड़ गड़गड़ उतरा, देखा नाग है, तो बोलते इसको हटाओ, इसको हटाओ, हटने को तैयार नहीं। फिर ऊपर गया, फिर 15 मिनट के अंदर आया, फिर नहीं हटा, तो इरिटेट हो गया, ऊपर चला गया। बाद में नाग धीरे से वो इलेक्ट्रिक बॉक्स के अंदर घुस गया। उसको किसी ने मारा नहीं है। हमारे कॉलोनी में कुछ एनिमल एक्टिविस्ट लोग हैं, उन लोग ने सबको बोला है कि ऐसा नाग वाग मिलेगा, हमको बुलाओ, हम पकड़ेंगे, मारो मत। पहले तो रैंडम में मारते थे नाग। इसने क्या किया, कुछ ऐसा केमिकल छिड़का, पूरा जंगल एरिया है उसकी बिल्डिंग के आसपास, सब छिड़का, कितने सारे छोटे छोटे जानवर मर गए। ये सब चीज काउंट होता नहीं, किसको भी किधर। हम लोग अभी मेरा बिल्ली को उसने उड़ा दिया अभी 2023 में। मेरा बिल्ली को उसने हमारे कॉलोनी में रूल है 20 का स्पीड लिमिट है, पूरा कॉलोनी में बोर्ड्स लगा हुआ है, 20 का ऊपर गाड़ी चलाना नहीं चाहिए। इसने 80 का स्पीड में आके सुबह कुछ 10:30 बजे। लेकिन आपकी कॉलोनी में तो स्कूल भी है, स्कूल है, उसके बावजूद? हाँ, स्कूल के बाजू से गया, और वहां पर जो एक्सीडेंट स्पॉट है वहां पर स्पीड ब्रेकर है, तुम कितना भी स्पीड मेरेगा तुमको स्पीड ब्रेकर में रुकना ही है। और उसके बावजूद मेरा बिल्ली को जो उसने ठोका, मेरा बिल्ली कम से कम 4 फुट ऊपर जाके गिर गया, जगह पे मर गया। अब मैंने फिर इशू को इंक्वायरी डाला, पुलिस में भी कंप्लेंट डाला, सोसाइटी ने उसको नोटिस दिया कि तुम्हारा गाड़ी ओवर स्पीड था, 20 का स्पीड के ऊपर था, और तुमने एक पेट बिल्ली को मारा। ये सब रिकॉर्ड पे डाला। मैंने मेनका गांधी को भी फॉरवर्ड किया। फिर मेनका गांधी ने उसमें शायद बीजेपी एंगल देखा ना, तो मेरे पे चिढ़ गई, तो उसने मेरे को अब्यूज किया, तो मैं वायरल कर दिया। मेरा 1000 के ऊपर व्यूज आ गए एक ही दिन में उसमें। और लोग भी बोले कि हाँ ये बहुत एरोगेंट है। उस टाइम में उसका कुछ मजबूरी था मेनका गांधी का, वो गिर गया था किधर स्लिप होके, और वो इधर उसका जॉइंट में एक फ्रैक्चर आया था। कोई बात नहीं, हो जाता है। सर, आपने विनोद जी के बारे में इतना बताया, इनका पॉलिटिकल करियर कैसा रहा है? देखो, ये जब मैं 1989 में मैं एक्टिव था बीजेपी में, 89 से 94 तक मेरा टेन्योर में मैं बीजेपी का यूथ विंग का सेक्रेटरी था मुंबई का, और मैं बहुत क्लोज था मुंबई अध्यक्ष है बीजेपी का, जो रामदास नाइक, जिनको लेट रामदास नाइक, वो बीजेपी एमएलए था, वो भी उनसे मैं क्लोज था। वो टाइम में ये नॉर्मल मेंबर भी नहीं था। इसका सब शुरुआत हुआ 95 के बाद, धीरे धीरे एक्टिव हो गया हूँ। एंड एक नगर सेवक का इलेक्शंस वो खड़ा हुआ, और नगर सेवक का इलेक्शन वो जीता। जीतने के बाद उसको जो एरिया से रिपीट आना चाहिए था, ये एरिया रिजर्वेशन में आ गया, तो उससे डॉक्टर राम बारोड़ बीजेपी का, उनको यहाँ से टिकट मिला, और राजू काले जो शिवसेना का था उसको टिकट मिला शिवसेना से। तो बीजेपी अलग लड़ रहा था, तो डॉक्टर राम बारोड़ जीत के आए, और ये जो था गोरेगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी में चला गया, टिकट मिला उसको गोरेगांव से, वहां से वो हार गया। तो हार जो हो गया ना, उसके बाद इनका एक जैसा रहता है कि अभी एक ऊपर का एक रूल है बीजेपी का, स्पेशली 2014 के बाद, कि जो 75 ईयर्स का होगा उसको मार्गदर्शन मंडल में जाना चाहिए। ऐसा बीजेपी का अंदर एक रूल है कि 75 तक तुम एक्टिव रह सकता है, उसके बाद आप मार्गदर्शन में चले जाओ। जैसा अडवाणी जी मार्गदर्शन में, रवि प्रसाद मार्गदर्शन में, तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नवंबर 10 तारीख को, यही नवंबर 10 तारीख को 75 साल हो गया, वो भी मार्गदर्शन में जाना चाहिए। उसी तरह से मुंबई में एक रूल था महाराष्ट्र में कि जो नगर सेवक में हारता है उसको एमएलए का टिकट नहीं मिलना चाहिए। ये नगर सेवक में हारा हुआ आदमी, इसको एमएलए का टिकट मिला कैसा? एज अ बीजेपी एक्टिव, मुझे बीजेपी से किसी ने निकाला नहीं है। मेरा पास एक्टिव मेंबर का भी मैंने फॉर्म भरा था, मैं मुंबई कमेटी में था, तो मुझे किसी ने कुछ पूछा नहीं इसके बारे में, और मैं बता रहा हूँ अभी ये सब चीज। यानी कुल मिलाकर ये एक हारे हुए इंसान है। एक इलेक्शन ये हार चुके थे नगर सेवक के, उसके बावजूद इनको एमएलए का टिकट मिला है। तीसरा टिकट मिला है? नहीं, तीसरा बात बता, इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा। 2023 में रामनवमी का एक जुलूस निकला था मालोनी में, पुलिस स्टेशन से आगे 8 नंबर तक। वो 2023 में उस टाइम का जो सीएम था उद्धव ठाकरे जी था मुख्यमंत्री। उस टाइम में ये जुलूस निकाला, उस टाइम में राइट सिचुएशन हो गया, पब्लिक में अफरा तफरी हो गया, पुलिस ने
टीयर गैस किया और फिर लाठी चार्ज करके लोगों को ये कि प्रिवेंटिव एक्शन लिया, उसमें इन लोग के ऊपर गुना दाखिल हुआ। वो 2023 का मेरे पास एफआईआर का नंबर है और फाइल में एफआईआर कॉपी भी होगा। वो उसके अंदर ये एक्यूज्ड है, विनोद शेलार है, एक एक्टिविस्ट है मलाड वेस्ट का, जया तिवाना का लड़का है, तेजेंद्र तिवाना, सुनील कोहली, ब्रिजेश सिंह जो अभी इलेक्शन में खड़ा था बाद में विड्रॉ किया, ये सब के ऊपर एफआईआर है। रामनवमी का राइट का केस, वो राइट का केस उस टाइम में सीएम ने बोला था कि अगर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं, अगर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं तो एक सेक्शन ऐड करता है जो पॉलिटिकल नहीं होएगा, ये आगे जाके ये पॉलिटिकल एजिटेशन बोल के कन्विक्शन से बचेगा नहीं। वो सेक्शन में जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसको अरेस्ट नहीं हुआ। 2023 का मैटर ये अप्रैल का एफआईआर हुई है और FIR हुई अभी है। वो इलेक्शन के लिए भी खड़े हैं और इलेक्शन में खड़ा है, उसमें उसने बताया नहीं राइट का केस है उसके ऊपर, और अभी भी ऑन है वो, ऑन और है, उसके ऊपर पुलिस ने कोई एक्शन भी एक्शन नहीं लिया। बट उसको क्वैशिंग करने का है तो पुलिस के ऊपर नहीं है, ये एनसी कंप्लेन नहीं कि 24 घंटे के बाद उसको खारिज हो जाता है, ये तो कोर्ट करती है। कोर्ट का मैटर है, इसको क्वैशिंग में जाना चाहिए हाई कोर्ट में जाके। और अच्छा अभी तक question नहीं, हुआ। और मैं 2024 में यही लोग ने वापस जुलूस निकाला, जो पुलिस स्टेशन के अंदर ये गुना दाखिल है इनके ऊपर सेम चीज के लिए लास्ट रामनवमी, तो अभी का रामनवमी में तुमने इसको अरेस्ट, ये जो जुलूस निकालने को परमिशन कैसा लिया? या तो इनको प्रिवेंटिव अरेस्ट करना चाहिए था तुम, एक दिन के लिए प्रिवेंटिव अरेस्ट। अच्छा ये आदमी वहां का नहीं है, ये रहता है मलाड ईस्ट महिंद्रा कॉलोनी में, वहां जाके रामनवमी का, इधर रामनवमी नहीं है क्या महिंद्रा कॉलोनी में? इधर का रामनवमी का जुलूस क्यों नहीं निकालता है, वहां क्यों जाते हैं? एक बार ऑलरेडी गुना दाखिल हुआ तो प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया, पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, कानून का डर ही नहीं है इनको, तो कानून का डर नहीं है तो 2024 में फिर से उधर जाके हंगामा किया। और उस टाइम में पुलिस ने क्या किया, सैटेलाइट लगाया, सैटेलाइट कैमरास लगाया, सीसीटीवी फुटेज कैमरास लगाया और पुलिस ने उसको प्रिवेंटिव प्रिकॉशनरी मेजर लिया। और जब ये जुलूस निकला उस टाइम में उधर का एक एक्टिविस्ट है जमील मर्चेंट करके, फेमस है मुसलमान लोग के बीच में का, उसका थोड़ा रसूखदार है, तो जमील मर्चेंट ने खुद का सीसीटीवी फुटेज लगाया पूरा एरिया में, और वो फुटेज के अंदर वो पुलिस के साथ खड़ा है। सर वो एफआईआर की कॉपी है मेरे पास, है मेरे पास वो पुलिस, हाँ पुलिस के साथ में खड़ा है वो जमील मर्चेंट। पुलिस ने उसके ऊपर एफआईआर किया कि उसने राइटिंग किया, उसने अफरा मारा पीटा किया, राइट इंस्टिगेट किया। अरे पुलिस के सामने खड़ा, पुलिस के साथ में बीच में खड़ा है वो, तो फिर उसने वो हाई कोर्ट में जाके दिखाया पूरा चीज को कि मैं पूरा पर सीसीटीवी फुटेज है, सब चीज में उसने दिखा दिया। वो अच्छा एक एडवोकेट को पकड़ के रिट पिटीशन फाइल किया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह गया, तब जाके फिर वो सीजल हो गया। अभी उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया करके जमील मर्चेंट अरेस्ट नहीं किया, इसको तो अरेस्ट करने का, इसको ना ये एंटीसिपेटरी बेल के लिए गया, ना ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया, तो ये टोटल डबल स्टैंडर्ड्स। पुलिस डिपार्टमेंट क्या एक पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी के अंडर, पुलिस स्टेशन में इनकी एफआईआर, मालवनी पुलिस स्टेशन, मालवनी पुलिस हाँ स्टेशन। जहां से खड़ा है ना उधर का ही एफआईआर है उसका। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप ये कहना चाहते हैं कि मालवनी पुलिस स्टेशन इन्हें पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है? नहीं, वो एफिडेविट जब फाइल करता है ना उसको देना, मालवनी पुलिस स्टेशन फटे में हाथ नहीं डालेगा। मालवनी पुलिस स्टेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चल रहा है, वो जो है करने का कर रहे हैं। अभी इधर से वो लोग ने इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करेगा तब जाएगा ना कोर्ट में, या चार्जशीट फाइल करेगा तब जाएगा कोर्ट में। तो जब पुलिस कुछ कर ही नहीं रहा है। एफिडेविट जब इन्होंने डाली तो उन लोगों ने एफिडेविट में ये मेंशन नहीं किया उसने मेंशन ऑफेंस नहीं का, किया। तो ये उसका ऊपर ये आएगा प्रॉब्लम। और उन्हें हर तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं उनके अपने छोटे भाई आशीष शेलार जी। हाँ अभी ये जो चल रहा है उधर का भी अभी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रेस्टीज इशू हो गया है। बीजेपी उत्तर मुंबई का जो खासदार है उन्होंने भी बोला है कि ये प्रेस्टीज सीट रहेगा हमारे लिए, मुंबई के लिए, कहां से भी हारेगा चलेगा, मालोनी से बीजेपी ये जीतना एग्जैक्टली चाहिए। काम क्या करते हैं? ये महिंद्रा में वर्कर था, एक ऑटो मैकेनिकल वर्कर था, उसने आईटीआई का कोर्स किया है और वो कोर्स करने के बाद उसको, उसका डैडी महिंद्रा में थे तो उसके हिसाब से उसको वहां पर जॉब मिला। फिर वो जैसा ही नगर सेवक बनने का एक मैंडेटरी रहता है कि आप किधर भी नौकरी नहीं कर सकते, तो उसने वीआरएस ले लिया वहां से और इधर प्लंज किया पॉलिटिक्स में और उधर से अच्छा ही हो गया। हमने सुना है कि ये बिल्डिंग रीडेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा, अच्छा वो भी कर बहुत ज्यादा नहीं, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं, यहाँ के कोई भी बिल्डर कुछ भी कर रहे हैं उसका पहुंच जाता है इनके। अभी इधर एक रामजी भाई शाह करके है, शाह हाउसिकॉन वाला, उसके ऊपर मैंने जांच बिठाया तो एंटी करप्शन ब्यूरो एडिशनल पुलिस कमिश्नर एंटी करप्शन ब्यूरो लक्ष्मी गौतम जो अभी ज्वाइंट सीपी क्राइम है,
उन्होंने एक आदेश दिया था हाई पावर कमेटी को कि मुझे डिंडोची पुलिस स्टेशन के अधिकारी की और रामजी भाई शाह का मिलीभगत का मुझे रिपोर्ट सबमिट करो। और मैं पीएम पोर्टल में लेके गया मैटर में, इसमें लोकल एमएलए जो अतुल बातलकर है वो उसको सपोर्ट कर रहा है बिल्डर को, और एक ज्ञानमूर्ति शर्मा नगर सेवक है बीजेपी का, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। इस सबके खिलाफ पीएम पोर्टल में मैटर आया। पुलिस ने मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए मुझे बुलाया, और मैं इधर हाई पावर कमेटी का रिपोर्ट में पुलिस के खिलाफ है रिपोर्ट, तो वही पुलिस मेरा स्टेटमेंट क्या रिकॉर्ड करेगा। तो मैं वो सब लेटर्स लेके जोड़ा। ये रामजी भाई शाह एक ही दिन में ये नगर सेवक ज्ञानमूर्ति शर्मा, नगर सेवक विनोद शेलर को 1 नंबर का डिफरेंस में 2 गाड़ी गिफ्ट किया। तो इनको क्या है, फोन बहुत इजी है अपना गोश्त का टुकड़ा निकालने का। और इधर जब मैंने एक मीडिया हाइप किया था ना, तो बहुत सारा डेवलपमेंट्स में से इसको हटाया। मैंने अभी 6 महीना 8 महीना पहला एक मीडिया में हेडलाइन डाला था, ये कैसा ये रामजी भाई शाह के साथ में रह गए। रामजी भाई शाह भी अपने आप को भगोड़ा घोषित कर दिया। फ्री प्रेस में 5000 करोड़ है उसका प्रोजेक्ट, वो कितने सारे टावर प्रोजेक्ट्स है, सब में गड़बड़ कर दिए। एक ही फ्लैट 5-5 जन को बेचा। आदमी किधर भाग रहा है, एसआरए भाग रहा है या पुलिस स्टेशन भाग रहा है, दोनों जगह तो सेट है। दोनों जगह के अधिकारी लोग को फ्लैट्स दिया उसने। सेट कर दिया अपने आप को रामजी भाई शाह क्यों किया? वो अपने को दिखा रहा है मेरा बिजनेस में लॉस हो गया है, मैं कुछ करने की स्थिति में नहीं हूँ, और वो भगोड़ा घोषित किया पेपर्स में। सोसाइटी रीडेवलपमेंट को लेकर कितना फंडिंग का फ्रॉड हुआ है? सोसाइटी रीडेवलपमेंट को लेकर कितना फंडिंग का फ्रॉड हुआ है? तो कितनी फंडिंग का? हमारे इधर का, सोसाइटी का, हमारे का, आपकी सोसाइटी? हमारा कॉलोनी तो बड़ा गोल्ड माइन है, 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। नहीं, कितना आपके साथ चीट एंड फ्रॉड हुआ है, कितना पैसे का? कुछ रामजी भाई शाह का? किसका? ये जो बिल्डर है वो महिंद्रा कॉलोनी को लेकर जो फंडिंग का बता रहे हैं, हाँ, महिंद्रा कॉलोनी का जो 35 बिल्डिंग है, उनको बहुत सारा बिल्डिंग, जैसा मेरा बी टाइप है, हमको एक्सटेंशन मिला है। मतलब बिल्डिंग को एक तो स्ट्रेंथन हो जाता है, एक बाजू से एक फ्लैट आ जाएगा, एक रूम आएगा, तो उसका पिलर का सपोर्ट मिलता है बिल्डिंग को, तो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी भी अच्छा रहेगा। तो जो बिल्डिंग्स को नहीं मिला उसमें सी टाइप, ई टाइप ऐसा सब बिल्डिंग्स था, और डी टाइप था। तो ये बिल्डिंग में कुछ फ्लैट्स को, जैसा 113 फ्लैट है, 113 फ्लैट को एक्सटेंशन मिला नहीं था। तो सोसाइटी ने एक प्रपोजल डाला। प्रपोजल डालने का आर्किटेक्ट को लेके, आर्किटेक्ट ने बोला फ्लैट रूम मिल जाएगा तुम लोगों को, 120 स्क्वायर फीट का एडिशनल रूम मिलने का था। तो 7.5 लाख का कुछ बजट था, और नहीं, उस टाइम में 3.5 लाख का था एक रूम का। तो 70,000 रुपया 113 जन ने दे दिया सोसाइटी को। प्लस मोजनी का कुछ इश्यू था, हमारा कॉलोनी में मेजरमेंट का कुछ इश्यू है मोजनी का, वो सबके लिए कुछ 20 लाख रुपया दिया। ऐसा करके टोटल 1 करोड़ रुपया ये लोग ने लिया पब्लिक से। 70,000 रुपया 113 जन से, और बाकी सोसाइटी का उसमें से 20 लाख, ऐसा करके 1 करोड़ रुपया इसको दे दिया, शेलार को, विनोद शेलार को। विनोद शेलार ने ये बोला मेरा सीएम से डायरेक्ट है, और मेरा भाई मुंबई के बीजेपी के अध्यक्ष है और एमएलए है, मैं मेरा ये काम करके देगा। और इन लोग ने अपना अंदर का मिनट्स में बोला कि ये रसूखदार है, ये तुम्हारा काम कर सकता है, तो इसको पैसा दे दो। और ये पैसा पूरा रोकड़ा में, चेक पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट नहीं है, रोकड़ा में इसको दे दिया 1 करोड़, और ये लेके बैठ गया। और 2014 से लेके अभी 2024 हो गया, 10 साल हो गया, पैसा पूरा हिसाब किताब ही नहीं है। लोग 70,000 रुपया मांग रहा है, उनको बोलता है नहीं तुम्हारा अभी देखता है रीडेवलपमेंट के टाइम में देखेगा। अब ये डिस्प्यूटेड है। उसके अंदर मैंने ये सब लिखा पढ़ी करके मराठी पेपर लोकमत में डाला, स्टोरी डाला, वृत्तमानस में डाला। ये सब डालने के बाद 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को इंटरव्यून कराया, डॉक्टर अपना माजिद मेमन साहब का और हुसैन दलवाई का इंटरवेंशन करके। हुसैन दलवाई का लेटर पे सीएम ने इंक्वायरी डाला, सीएम ने इसमें क्राइम ब्रांच का जांच का आदेश दिया। देवेंद्र फडणवीस, जो इधर लेटर है लगेला, उसमें लाल कलर का उसका साई है कि अर्जेंट है ऐसा। वो लेटर फिर उसके अंदर होम सेक्रेटरी ने कम्युनिकेट किया नीचे कमिश्नर को कि इसके अंदर रिपोर्ट जल्द से जल्द सबमिट करो। सीएम ने इसमें क्राइम ब्रांच का जांच का आदेश दिया है। वो रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ। फिर कलेक्टर ने 2020 अगस्त में एक लेटर लिखा नीचे पब्लिक सर्वेंट्स को कि इसके अंदर अगर तुम लोग 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट नहीं करेगा, तुम लोग ये सब डिपार्टमेंटल एक्शन लेगा। उसमें भी कुछ नहीं हुआ। 2023 में 2022 में मैं लोक आयुक्त के पास पहुंच गया, तो लोक आयुक्त ने मुझे बोला आप एफिडेविट दो, तो मैंने एफिडेविट दिया, सोन एफिडेविट दिया 100 रुपए का स्टैंप पेपर पे। एफिडेविट सबमिट करने के बाद वो लोक आयुक्त में एडमिट हो गया मैटर अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स। मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है
मेरा 4 पेज का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, उसमें 3 पैराग्राफ में विनोद शेलार का नाम है, ये पैसे का ये लोग ने जो कलेक्शन किया, सब ने अपना टुकड़ा ले लिया रहेगा उसमें। सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व था। सेक्रेटरी, तुम पब्लिक का पैसा कैसा दे उसको, तो तुमने भी कुछ रखा होगा। ये मैंने उसमें छोटा एक टैबलॉइड को पकड़ के भी उसमें भी मैंने पेपर में डाल के यहाँ के लोगों को जागरूक किया। फिर ये पूरा चीज पब्लिक डोमेन में आ गया। स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद गुना दाखिल नहीं हो रहा है। पुलिस मुझे बोलता है कि ये डेप्यूटी रजिस्ट्रार का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके उनका एफआईआर करेंगे। उनको मेरा मैटर में स्टेटमेंट में विटनेस ले बनाना चाहिए था। मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड क्यों किया? फिर मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। अभी लोक आयुक्त ने 1 महीना पहला अक्टूबर में 2024 में मुझे एक लेटर दिया है कि आपका ये मैटर पुलिस प्राधिकरण का मैटर है। मेरा मैटर में 2 जन है, एक डेप्यूटी रजिस्ट्रार है जो पुलिस डिपार्टमेंट का नहीं है और एक पुलिस स्टेशन है। तो प्राधिकरण में वो मैटर जाने का फायदा ही नहीं है। प्लस ये खींच खींच के 2014 का मैटर है, 2024 हो गया। तो कैसा ये आदमी लिमिटेशन पीरियड का भी एडवांटेज लेगा। कुछ कुछ चीज है, जैसा आप किसी का मर्डर करेगा तो उसमें लिमिटेशन पीरियड लाइफ टाइम का रहता है। 10 साल बाद भी आपको एफआईआर कर सकते हैं कि इसमें मर्डर था। तो उसमें उन लोग अगर मुसलमान है तो उसमें उसका बॉडी निकाल के फोरेंसिक में भेज सकता है। ऐसा मैंने एक काम किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये पर्टिकुलर मैटर में लिमिटेशन पीरियड चीटिंग का है। चीटिंग का 7 ईयर्स का रहता है। तो 2014 अभी इसको खाली पब्लिक प्लेटफॉर्म आज के मैंने देख लिया चीज को। जो आरोपी रहता है ना, उसको एक ही चीज का डर रहता है, वो पुलिस जो आके घर में आके उठा के लेके जाता है और लॉकअप में डालता है और जेल में डालता है। उसके बाद वो स्कॉट फ्री है, जैसा उसका बेल हो गया, उसको कोई चीज का डर नहीं है। क्योंकि मैटर तो चल रहा है कछुआ की चाल। इधर पॉक्सो में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है कि 6 महीने के अंदर खत्म होना चाहिए केस। इधर 8-8 साल हो गया, पॉक्सो मैटर चल रहा है अभी भी। मतलब आरोपी और कंप्लेनेंट दोनों हैरेस होता है इसके अंदर। ये सिस्टम ऐसा बनाया है कि दोनों लोग हैरेस होते हैं। अगर मुझे न्याय चाहिए, मैं भी हैरेस हो जाता। डन सर, आपने इतनी सारी बातें बताई, सबके बारे में बताया। आपने गवर्नमेंट के बारे में बताया, पुलिस के बारे में बताया, आपने अपने एक्शंस के बारे में बताया, आपने विनोद जी के बारे में बताया, आपने बहुत कुछ बताया। आज मैं आपसे एक सवाल करती हूँ लास्ट, आपको इनमें से गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है कि वो आपकी इन सब बातों की सुनवाई करे, देखो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे? ये है मेरा कि अगर मैं पॉलिटिशियंस को हम इसीलिए चुनते हैं कि हाँ, वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, हाँ, ना कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को इंक्रीज करे। देखो एक अभी ऐसा प्रथा बना है, पुलिस स्टेशन में आप जाएंगे ना तो पहले पुलिस अपने को आधा घंटा तक तो देखता भी नहीं है। अगर आप प्रेजेंटेबल रहेगा, समझो मैं ये पहना हूँ इस तरीके का ड्रेस, तो उनको लगेगा ये नेता है, तो ऐसा देखेगा। और मुझे यूट्यूब में देखा है तो बोले अरे ये मोहन कृष्णन है, ऐसा। अगर तुम्हारा आइडेंटिटी नहीं है, आधा घंटे तक बैठा रहो ऐसे ही, 1 घंटा बैठेगा। बाद में एसीपी डीसीपी राउंड आते हैं तो एसीपी डीसीपी पूछते हैं ये कसाला बसलेला है, तो उनको प्रॉब्लम होता है पुलिस को, थाने अमलदार को। और इन लोग क्या बोलता है, जैसा मैं एक मैटर लेके गया, मेरे सोसाइटी का मैटर, तो मेरे को बोला आपका नाम क्या है? मैं बोला मेरा नाम MK कुरूप है। बोला मोहन कृष्णन बोलेगा तो कान खड़ा हो जाएगा। तो MK कुरूप किधर रहता है? महिंद्रा कॉलोनी बोलेगा, फिर कान खड़ा हो जाएगा। मैं बोला कैलाश चंद्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, तो हम लोग का जुरिडिक्शन है क्या? बोला हाँ, वो म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल के पास है। हाँ, क्या काम है आपका? मैं बोला मेरे को एक एफिडेविट बनाने का, मेरा शेयर सर्टिफिकेट मिसप्लेस हुआ है, तो मेरा एडवोकेट ने मेरे को ये नोटरी करके दिया है एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर पे, और ये हमको सबमिट करना है, मुझे मिसिंग कंप्लेंट दे दो। तो पुलिस ने बोला ऐसा थोड़ी होता है। मतलब ऐसा थोड़ी होता मतलब? बोलते आपके पास कोई सोशल वर्कर पहचान नहीं है क्या? बोला सर ये तो लीगल काम है, मुझे मेरा लॉयर ने बोला ये करना है करके। नहीं आप लेके आओ ना, शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस का कोई ना कोई रहेगा ना आपका पहचान का, उनको लेके आओ ना, या ना कहीं गलत ना है, ऐसा मेरे को बोला। बोला बॉस क्या बात कर रहे हैं आप यार? वो बोलता है मैं, आप क्या ये काम करते हैं क्या? बोला सर मैं रेगुलर करता हूँ ये काम सब। बोला ये हैबिचुअल है, ऐसा बोला मेरे को, हैबिचुअल है। मैं बोला सर हैबिचुअल मतलब क्या? तुम हैबिचुअल आदमी है, तुम ये सब काम करके दलाली करता है, ऐसा बोला सीधा। तो मेरा मुंह से फिर पुलिस स्टेशन में हुआ था, दिल्डोची वाघमारे साहब था। अभी मेरे तो अच्छा है, डर गया वो मेरे को क्या किया, मेरे को उसने मेरा फाइल उठा के फेंक दिया। बोला तू कौन है रे? तू बोला तू अशोक चौहान का बेटा रहेगा या विलासराव देशमुख का भांजा रहेगा?
तेरा काम मैं नहीं करेगा, ऐसा बोला। 3 स्टार ऑफिसर था और वो ड्यूटी ऑफिसर से बात कर रहा था, बक 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 बक। उसके बाद मेरे को फेंका तो मैं बोला बॉस ये तू उठा के मेरे को देगा। बोलता मेरा नौकरी जाएगा तो भी नहीं उठाएगा। तो मैं बोला उसको देख बॉस, फिर उसने मेरे को गाली दिया तो मैंने उसको गाली दी। फिर मैं देखा हाथापाई वाला नौबत आने वाला है, मैं पीछे हटा, सीनियर के कैबिन में घुसा तो ऑर्डरली ने मेरे को बोला साहब इसको सबक सिखाओ सर, मोहन कृष्णन है आप, मैं पहचान लिया आपको, सर इसका बैंड बजाओ, ऐसा बोला। मैं बाहर आके निकल रहा है और मैंने उधर कार्ड रखा था, मेरा विजिटिंग कार्ड। वो पुलिस ने मेरा कार्ड देखा, उसने मेरा हाथ पकड़ा के बोला सर माफ करा मला। पूरा पुलिस के सामने उसका इज्जत निकल गया, 3 स्टार ऑफिसर। और उसने मेरे को माफी मांगो, मैं माफी मांग रहा हूँ, अब बैठो। और मेरे को उसने पानी नेस्काफी, मैं शुगर पेशेंट रहते हुए मैं वो शक्कर वाला नेस्काफी पिया उधर। और उसने फिर मेरे को बोला सर आप तो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। उस टाइम में मैंने 4 IPS ऑफिसर्स का भांडाफोड़ किया था रिबेरियो साहब के साथ। तो 4 IPS ऑफिसर के अंदर एक समानता है, चारों एक ही यूनिफॉर्म पहनते हैं, मुंबई खाकी यूनिफॉर्म। और एक समानता है चारों में, चारों पुलिस के उच्च अधिकारी है। एक रामराव पवार था, अजीत पाटिल था, एक बैनर्जी था और एक हिमांशु राय था। चारों में एक समानता है, चारों में और एक समानता है, चारों भ्रष्ट है। उसका पूरा मटेरियल मैंने रिबेरियो साहब को दिया था। मेरा कम से कम 13 चैनल में इंटरव्यू आया था। तो उसने वो देख लिया था कि मैं उसको नहीं छोड़ रहा हूं, मैं ब्लाइंड खेलता हूं, मेरा क्या होएगा लास्ट में। आई डोंट लुक इनटू, हाँ नहीं, मैं मेरा दुश्मन को है ना, मैं गिनता नहीं है। मैं जो जिसके पीछे जाता हूँ ना, मैं वो कितना पावरफुल है, मैं फिर 1 इंच आगे नहीं बढ़ेगा। अगर मैं नजदीक रखते हैं लेकिन दुश्मन को और भी नजदीक रखते हैं। हाँ, सर आपको विनोद शेलार से कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम? मुझे विनोद शेलार से कोई तकलीफ नहीं है। वो अपना डिस्टेंस मेरे से मेंटेन करता है, क्योंकि मैं जब वो पॉलिटिक्स में स्टार्ट कर रहा था उस टाइम में मैं ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल लीडर था बीजेपी का। तो उसके दिमाग में कुछ होगा, ही हैड समथिंग इन माइंड कि इसको कैसा डिफेम करे, क्या करे। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मेरा एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट भी नहीं हुआ है विनोद शेलार से, ना कभी कोई प्रॉब्लम लेके उचक हुआ है। लेकिन वो जब गलत करता है और गलत करने के बाद फिर मुझे कोई आके बताता है, प्रमाण देता है, तो मैं उसको एक्सपोज करता हूँ। कुल मिलाकर आपको गलत बातें बर्दाश्त नहीं होता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आपके कीमती समय के लिए, और आपने अपना इंटरव्यू हमें दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। RMC न्यूज की तरफ से सुनीता शर्मा। और भी खबरों के लिए न्यूज को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए महागूज समाचार।